नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में आज सम्राट अशोक के बुद्ध धर्म में योगदान के विषय पर हम फिर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक का बुद्ध धर्म में बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी कारण हम लोग इसके कई एपिसोड में इसके बारे में आपको बताएंगे और आपको पूर्ण जानकारी देंगे। इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, जो बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं तथा देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। आज का मुख्य विषय है कि सम्राट अशोक का बुद्ध धर्म में योगदान। इस पर आप कृपया हमें विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के विकास में जो योगदान है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सम्राट अशोक एक महान राजा हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म के विकास के लिए कई सारे काम किए। इसलिए उन्हें सम्राट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जनता का कल्याण किया। बौद्ध धर्म का विकास का मतलब है कि समाज में उन्होंने एक उत्थान का कार्य किया और इसलिए उन्हें हम लोग सम्राट के नाम से जानते हैं। भारतवर्ष में उन्होंने जगह जगह देखा जाए तो स्तूपों का निर्माण किया, चैत्य निर्माण किया, विहार निर्माण किए। ये सबसे बड़ा काम उनका हमें देखने के लिए मिलता है और इसलिए सम्राट अशोक का यह कार्य पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे देखें तो भरूच का स्तूप है, सांची का स्तूप है, सारनाथ का है, लुम्बिनी का है, उनके स्तंभ हैं जो जगह जगह उन्होंने निर्माण किए। जूनागढ़ का है, उधर दक्षिण में है। यानी भारत के अलग अलग कोनों में उन्होंने जा करके ये स्थापित किया और उनका एक ही हेतु था कि तथागत गौतम बुद्ध के अवशेष, तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिकृति एक आदर्श के रूप में उनके अवशेषों को हम लोग सजोए रखने की कोशिश करते रहे और इसलिए बड़ी श्रद्धा भाव से वो इस काम को पूरी तरह से करने पर जोर दिया करते थे। एक तो होता है विचार करने वाला और दूसरा होता है उस विचार को हकीकत में तब्दील करने वाला। तो सम्राट अशोक उनमें से एक ऐसे राजा हुए, सिर्फ उन्होंने विचार नहीं किया बल्कि उसे हकीकत में बनाकर ही उसका निर्माण किया और अपने जीते जी जो है वो सभी काम उन्होंने कंप्लीट करवाए। एक बड़ा एक कार्य जो है उनका देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग सांची को देखें तो सांची जो है वो भोपाल से 48 किलोमीटर पर स्थित है। रायगढ़ जिसे हम विदिशा जहाँ पर ये स्थान है वहीं पर सांची एक कस्बा है। उसी जगह में यह सांची का स्तूप बना है। इसी जगह की एक व्यापारी की एक लड़की थी रानी देवी,
उसी के साथ में सम्राट अशोक की शादी हुई थी और उनसे जो बेटी उत्पन्न हुई थी उसका नाम विदिशा भी रखा गया था। और चूँकि वो वहाँ की उनकी ससुराल होने की वजह से वहाँ पर उनका पहले से भी आना जाना था। कई बार आप देखते कि राजा को लोग रोकते भी है, उन्हें परेशानी भी करते हैं, लेकिन सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में जो प्रयास किया ये काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी जगह उन्होंने मन बनाया कि सांची का स्तूप बनाया जाए, जिसको अब हम सांची का स्तूप कहते हैं। उस समय वो स्तूप तैयार किया गया। तो सांची में एक बहुत बड़े माउंटेन के ऊपर में ये निर्माण किया गया। और निर्माण करते समय आप देखेंगे तो इसमें पत्थरों का उपयोग किया गया है, ईंट का उपयोग किया गया है, और ये गुंबद आकार, गोलाकार जिसे कहते हैं, उस तरह से बनाया गया है। लगभग ये 54 फीट और 128 यह राउंड में बना हुआ है। तो इस तरह से देखेंगे कि इसकी लंबाई चौड़ाई जो है एक बहुत ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि ये 3 लेयर का बना हुआ है। जैसे आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म में 3 रत्नों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे हम बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न कहते हैं। ये तीनों रत्न जो हैं जैसे महत्वपूर्ण हैं धम्म में, उसी तरह से इसी का ध्यान रखते हुए यह पहले स्टेप, दूसरी और तीसरी, इस तरह से 3 तरह की लेयर के रूप में इसका गुंबदा आकार जो है वो बनाया गया। इसी जगह आप देखेंगे तो 4 द्वार हमें देखने के लिए मिलेंगे, ये जिसे हम तोरण भी कहते हैं। और इसमें आप हाथी देख सकते हैं, घोड़े देख सकते हैं, सिंह देख सकते हैं। इसका बौद्ध धर्म में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है पहले से ही। तो इस तरह से त्रिरत्न को समर्पित एक स्तूप यहाँ पर बनाया गया। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ शिलालेख भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर जिसे हम पाली कहते हैं या धम्म लिपि कहते हैं, तो ये आपको बनते हुए देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भिक्खुओं के रहने के लिए स्थान बनाए गए हैं और विहार बनाए गए, जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध की आदमकद मूर्ति पत्थरों में कुरेदी गई है। चूँकि ये पत्थर से बनाया गया है, तो यहाँ पर एक बड़ा सा विहार हुआ करता था, जहाँ पर बौद्ध भिक्खु एक जगह आकर के धम्मदेशना सुनते थे, धम्मदेशना देने का काम करते थे। और तथागत गौतम बुद्ध की स्तूप में जो है वो अवशेष रखे गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है सम्राट अशोक का, जो इन्होंने इस तरह से निर्माण किया गया है। तो ये जो स्थापत्य हैं ये बौद्ध शैली, बौद्ध संस्कृति के आधार पर है जो बनाया गया है। और जब ये आप इसको देखेंगे कि ये कितना सुंदर है, यानी इतना पुराना, यानी 3री सदी में इसका निर्माण किया गया, तब भी उसका जो आकर्षण है, जो बनावट है, वो हमें बहुत ही आकर्षक करती है। इवन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी 3री सदी कोई साधारण नहीं है, अभी 21वीं सदी चल रही है, यानी इतने समय बीत जाने के बाद भी यह उतना ही महत्वपूर्ण हमें देखने के लिए मिलते रहता है। तो आप देखेंगे सांची को एक विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से जाना जाता है, जो पूरी तरह से यूनेस्को ने इसको डिक्लेरेशन किया कि ये बहुत अच्छा स्थान है, प्राचीन धरोहर है ये भारत की, और इसलिए यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया, जहाँ पर दुनिया भर के लोग अभी भी यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। और उसी जगह आप देखेंगे तो पहले के जो भी छोटे छोटे स्तूप बनाए गए थे, छोटे छोटे वहाँ पे भिक्खु के रहने के लिए निवास बनाए गए थे, विहार बनाए गए थे, मूर्तियाँ बनाई गई थी, और वो सब आप देखेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। कुछ हद तक ईंट का इस्तेमाल हुआ, कुछ हद तक गोलाकार में कुछ लकड़ियों का भी इस्तेमाल हमें देखने के लिए मिलते रहता है, लेकिन ये पूरी तरह से गोलार्ध बना हुआ है। और ये गोलार्ध जब बना हुआ है तो आप देख पाएंगे कि इस तरह से यह हमें बड़ा सुंदर प्रतीत होता है, कितनी मेहनत करके, कितना तराश करके इसे बनाया गया, और बड़े बड़े यहाँ पर स्तंभ लगाए गए। तो एक उस समय के काल में जो कि सम्राट अशोक ने कितने सारे ऐसे कारीगर बुलाए होंगे जो बहुत ही स्किलफुल थे, जिन्होंने ये तैयार किया। ये कोई साधारण नहीं है, ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत डिजाइन करके बनाया गया, बहुत ही प्लान करके इसे बनाया गया। और जब ये तैयार हो गया तो यहाँ पर कई दिनों तक आपने देखा बौद्ध भिक्खु रहकर यहाँ पे
धम्म का प्रचार प्रसार करते थे। चूँकि मध्य प्रदेश यह मध्य प्रांत में पहले से आता है। जब आप इसको त्रिपिटक में भी आप देखेंगे तो ये एरिया मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर बहुत प्राचीन केंद्र रहे जहाँ पर धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लोग, यानी जिसे भिक्खु कहते हैं, वो यहाँ पर रहा करते थे। यह पहले से ही बड़ा प्रसिद्ध रहा है और यहाँ से जाने आने में भी बड़ी अच्छी तरह से सुविधा होती है, क्योंकि ये सेंट्रल में होने की वजह से, केंद्र में होने की वजह से सभी जगह यहाँ से जाना आना जा सकते। इसलिए सम्राट अशोक इस जगह को काफ़ी पसंद करते थे। स्वाभाविक है कि उनकी पत्नी उस व्यापारी की उसी जगह की रहने वाली होने की वजह से एक लगाव तो उनका स्वाभाविक बनता ही है। और आप देखते कि संघमित्रा और महेंद्र, उनके जो बेटा और बेटी थे, वो दोनों भी इसी पत्नी से उत्पन्न हुए बच्चे थे, संतान थी। और वो भी कालांतर में आप देखेंगे तो बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनियाँ बन जाते हैं, जिन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार किया। भारत की जो बोधि वृक्ष की शाखा जो है संघमित्रा ने अनुराधापुर श्रीलंका में उन्होंने वहाँ रोपित किया। और आप और देखते होंगे तो वहाँ पे श्रीलंका में आपको दंत धातु भी दिखाई देगी, यानी तथागत गौतम बुद्ध के अवशेष के रूप में जो तथागत के दांत है वो हमें श्रीलंका में देखने के लिए मिलता है, एक अवशेष के रूप में, एक उनकी धातु के रूप में, जिसे हम इंग्लिश में रिलिक्स कहते हैं। यानी बुद्ध की धातु, बुद्ध के अवशेष, बुद्ध की अस्थियाँ जिसे हम कहते हैं, जो कि बहुत ही सम्मान से उनको आदर के साथ में वहाँ पे रखा जाता है। तो ये उस काल में देखा जाए तो संघमित्रा, महेंद्र, जिनका बड़ा योगदान तथागत गौतम बुद्ध के धम्म के प्रचार प्रसार करने के लिए माना गया, वो संतान अशोक की रही है। और सम्राट अशोक ने इस तरह से बौद्ध धर्म के प्रति अपना समर्पण भाव दिखा करके ये काम किया, ये कोई साधारण नहीं है। उस काल में पर्वतों पे बनाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। आजकल तो बहुत सारे संसाधन आपको देखने के मिलेंगे, लेकिन उस समय में अच्छे अच्छे डिजाइनर को लाना, पहाड़ों पर मटेरियल पहुंचाना और वहीं पर जो है इसको स्थापित करना, ये बहुत कठिन काम था। और उन्होंने ये सब करके दिखाया। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो लिखा है धम्म लिपि में, जिसे हम पाली कहते हैं, वो पाली में भी हमें कुरेदे हुए पत्थरों पे जो है वो हमें हमारी शैली जो उस काल में देखने के लिए मिलती है, उसका यथार्थ चित्रण वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। ये बातें हमें उस काल में ठीक तरह से देखने के लिए मिलेगी। तो सांची का स्तूप, जो कि माउंटेन पे जब हम चढ़ते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि बड़ा सुंदर दरिया, वहाँ पर पर्यावरण है, बड़ा आकर्षक लगता है। ऊपर माउंटेन में वहाँ से कई शहरों को हम देख सकते हैं। और ये जहाँ बना हुआ है वहाँ से भी दूर दूर से भी उस जगह को दूर से भी देखा जा सकता है। बहुत ही सुंदर आकर्षक जंगल में और माउंटेन के ऊपर में बनी हुई एक बेहतर इमारत, जो उस समय की हकीकत को अभी भी बयां कर रही है, हमें वो चीज़ें बता रही है कि किस तरह से यह विकसित किया गया, किस तरह से यहाँ पर बनाया गया। और अब और देखेंगे तो जो पत्थरों पे वहाँ पर शिलालेखों में कुछ जातक कथाओं का भी वर्णन देखने के लिए मिलता है। आप जानते हैं कि जातक मतलब बोधिसत्व के जीवन की कथाएं, उनके बारे में सारगर्भित बातें कही गई हैं। तो जातक कथाओं का भी वर्णन हमें देखने के लिए मिलेगा। कुछ चित्र तथागत गौतम बुद्ध के जीवनी से भी है, बड़ा अच्छी तरह से उसको डिजाइन किया गया। जहाँ पे उनका जन्म हुआ, किस तरह से लुम्बिनी में वो जन्म थे और किस तरह से माया ने उनको जन्म दिया। तो ये सारे के छोटे से बड़े तक के दृश्य को उस पत्थरों पर कुरेदा गया, स्टोरी लिखी गई है तथागत गौतम बुद्ध की जातक कथाओं के रूप में। और उनके जीवन को किस किस ढंग से अंकित किया जा सकता है, वो सब कुछ पत्थरों पर कुरेद करके वहाँ अंकित किया गया। यह एक बड़ा ही उस समय की हमारी जो विकसित कला का परिचय है, जो हमें सांची से देखने के लिए मिलता है। और इतने हजार साल पुराने होने के बावजूद भी अभी भी हमें यथार्थ रूप से देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ आक्रमणकारियों ने उसको ध्वस्त तो किया, जैसे आप देखेंगे, लेकिन उसको पूरा का पूरा ध्वस्त नहीं कर पाए। इसलिए 1800 में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ अंग्रेज आते हैं, जैसे जोसेफ प्रिंसेस नाम के एक इतिहासकार, जो कि
भारत में आकर उन्होंने बहुत जगह जाकर खुदाई करवाई और देखा कि प्राचीन काल में एक बहुत बड़े बड़े स्थान हुआ करते थे भारत के अंदर में। इसका वर्णन आप हेनसांग के भी डायरी में आप देख सकते हैं। जब वो यहाँ पर एक चाइनीज यात्री बनकर आए थे तो उन्होंने जो बौद्ध धर्म के कुछ खास प्रमुख स्थानों का ठीक तरह से अध्ययन करके उनको अपनी डायरी में अंकित किया था, तो उसके माध्यम से भी ढेर सारी जानकारियाँ भारत में मिल रही थी और उसी के आधार पर ये पता लगाया गया कि यहाँ पर भी कोई सांची का स्तूप हो सकता है। तो सांची का ही स्तूप नहीं तो उसके इर्द गिर्द जब आप देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारी जो स्तूप जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बेतवा नदी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। सतधारा वहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर स्तूप और छोटे छोटे चैत्य का निर्माण वहाँ पर उस काल में किया गया। तो ये भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र हमें देखने के लिए मिलता है। सतधारा थोड़ा हमें अंदर दिखाई देता है, लेकिन जो सांची हैं वो हमें एकदम मेन हाईवे पर माउंटेन पे बना हुआ एक सुंदर स्तूप है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आज भी वहाँ पर बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट लोग हैं वो इस स्थान को देखने के लिए आते हैं और जब वो आते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पर आकर वो एक बड़ी अच्छी अनुभूति ग्रहण करते हैं। यहाँ पर ये भी देखा गया कि यहाँ पे सारीपुत्र और मोगलायन जो कि तथागत गौतम बुद्ध के काल में ऐसे दो अग्र श्रावक थे जिनको तथागत गौतम बुद्ध ने सेनापति कहा था कि ये बड़े अच्छे नेतृत्व करने वाले हैं, बुद्धिमान हैं और वो धम्मों को भी बड़ी गहराई से जानते हैं, इसलिए उनको सेनापति की उपाधि दी गई और उनकी अस्थियों को भी सांची में रखा गया, जो प्रतिवर्ष नवंबर के माह में उन अस्थियों के दर्शन करने के लिए जो उस समय की पूर्णिमा आती है, कार्तिक पूर्णिमा, वहाँ पर दर्शन करने के लिए रखा जाता है और लोग बड़ी संख्या पे यहाँ पर आते हैं। और सिर्फ भारत के नहीं तो हमें पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। वहाँ पर अभी महाबोधि सोसाइटी के द्वारा बनाया गया एक बुद्ध विहार भी है और ये बुद्ध विहार आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये किस तरह से वहाँ पर डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, दुनिया भर के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए इस स्थान पर आते हैं। और चूँकि आप जानते हैं कि भारत के अंदर में कुछ ऋतुयाँ जो कि बारिश हो गया, ठंड हो गया, गर्मी हो गई, तो यहाँ पर जो मौसम बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है वो है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। बहुत ही अच्छा मौसम होता है इस सांची का और वहाँ पर दुनिया भर के जो लोग हैं वो सांची पर अध्ययन करने के लिए आते हैं, उसकी सुंदर इमारत को देखने के लिए, उसमें और भी जानकारी हासिल करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सांची में आते हैं और वहाँ पर वह तथागत गौतम बुद्ध के इस जीवन को, उनके कहानियों को, उनके द्वारा बताए गए उपदेशों को वहाँ पर भी आके वो महसूस करते हैं, जो सम्राट अशोक ने बड़ा अच्छी तरह से इसका निर्माण करके एक समाज के लिए एक बड़ी अच्छी इमारत दी। ये कोई साधारण नहीं है, एक श्रेष्ठ कार्य जो कि सांची में सम्राट अशोक के द्वारा किया गया और इसी परंपरा को आप देखेंगे तो कालांतर तक अभी तक भी उसको ठीक तरह से संजोकर रखा गया है। पत्थरों का इस्तेमाल इसलिए अधिक किया गया क्योंकि पत्थरों पर जल्दी से तापमान का या मौसम का, पर्यावरण का जल्दी से असर नहीं होता। बाकी चीज़ों पे तो आप देखेंगे कि जल्दी असर होता है, लेकिन पत्थर जो है वो एकाएक से पर्यावरण के संपर्क में आने के बाद भी जल्दी से उस पर प्रभाव नहीं होता। इसलिए उस काल में अधिकतर जो बौद्ध शैली के आधार पर, कलाकृति के आधार पर जो बना हुआ आर्किटेक्चर है, वो धरोहर है, वहाँ पे अधिकतर पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए हमें देखने के लिए मिलता है, तापमान से बचने के लिए। और जब इस पर ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह से डिजाइन की गई, कुरे दी गई है, सुंदर सुंदर वहाँ पे दृश्य दिखाए गए हैं पत्थरों को जोड़ करके, और चारों दिशाओं में जिस तरह से तोरण लगी हुई है, तो परिक्रमा जब हम करते हैं तो आप देखें परिक्रमा करते समय बड़ा अच्छा जो अनुभव है वो हमें मिलता है। चारों दिशाओं में मूर्तियाँ भी बुद्ध की हमें देखने के लिए मिलती है। तो सभी लोग सभी दिशाओं से जा कर के आप देखते हैं कि चार प्रमुख दिशाएं हैं, उत्तर, पूर्व,
दक्षिण पश्चिम, ये चारों दिशाएं, जो चारों दिशाओं में 4 उसके द्वार बने हुए, जिसे हम उस समय के तोरण, एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेट बना हुआ है, और वो जिस भी दिशा से जाओगे हमें वहाँ पर वो चीज़ें देखने के लिए मिलती है। तो यह एक सुंदर डिजाइन किया गया एक बहुत ही बेहतर इमारत प्राचीन काल की, जो अभी भी हमें उस समय की शिक्षाओं से वाकिफ कराती है, धम्म से, उस समय के कलाकृतियों से, उस समय के समाज में जो चित्रण था, संस्कृति थी, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, उस सब का बखान कहीं हमें देखने के लिए मिलेगा तो वह सांची के स्तूप में साक्षात हमें देखने के लिए मिलता है। बड़ी सुंदर उस समय की बनी हुई मूर्ति आपको देखने के मिलेगा कि जो मथुरा शैली थी, जो उस काल में एक कलाकृतियों को विकसित किया गया था, तो 3 शैलियों में से एक शैली जिसे हम मथुरा शैली कहते हैं, वो भी आपको उस जगह से पूरी तरह से देखने के लिए मिलेगी। तो ये इतना सुंदर एक दृश्य, एक इमारत के रूप में, धरोहर के रूप में, वो भी प्राचीन धरोहर जो अभी भी तथागत गौतम बुद्ध के संदेश को हमें बता रही है कि हमारी वास्तविकता, हमारी कलाकृतियाँ, हमारी वास्तुकलाएँ कितनी विकसित थी, और इस विकसित को आगे बढ़ाने का जो काम करने का जो एक बड़ा काम करने वाले थे, उनका नाम अशोक, जो उस समय के परिदृश्य में देखा जाए तो कहाँ के, पाटलिपुत्र के, बिहार के, वहाँ से उन्होंने चलते हुए आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर उन्होंने भारत के अंदर में ये काम किया। एक बड़ा साम्राज्य था, और इस साम्राज्य का उन्होंने बराबर एक रूप देते हुए वहाँ के लोगों को कैसे वो लाभ प्राप्त हो सकता है, इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की थी। और इसलिए सम्राट अशोक का कार्य सबसे अग्रणी इसीलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने वो काम किया। अग्रणी ऐसे नहीं हुए। सम्राट अशोक अपने सुंदरता के लिए नहीं जाने जाते, सम्राट अशोक अपने कार्यों के लिए जाते हैं, वो भी महान कार्यों के लिए जाना जाता है। इसलिए मनुष्य दुनिया भर में जो कुछ भी उसकी पहचान है उसके अपने कार्यों से होती है। तथागत गौतम बुद्ध ने खुद कहा है कि लोग मानते कि जन्म से कोई महान बन जाएगा, इसकी संभावना नहीं है, लेकिन वह अपने कार्य से तो महान हो सकता है, इसकी ज़्यादातर संभावनाएं हैं। और इस संभावना को हम देख सकते हैं कि किस तरह से तथागत गौतम बुद्ध के काल में वो उनके शिष्य लोग, उनके उपासक और उपासिकाएं लोग जो उनके आदर करते थे, और उसी से आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे जो बौद्ध भिक्खु रहे हैं, उन बौद्ध भिक्खुओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। और ये परंपरा आते तक सम्राट अशोक के काल में आप देखते होंगे कि ये बड़ी फली फूल रही थी, विकसित हो रही थी। इसका प्रचार प्रसार यहाँ से दूर हो रहा था, भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर के वह पूरी दुनिया में फैल रहा था। तो इसलिए यह एक बड़ा कार्य जो कि हमें अलग अलग स्तूपों के माध्यम से देखने के लिए मिलता है। स्तूप का मतलब होता है पूजा स्थान। पूजा स्थान जहाँ पर अधिकतर अस्थियों को रख करके, अवशेषों को रख करके स्मरण किया जाता है और वहाँ पे पूजा की जाती है। तो यह स्वाभाविक है कि तथागत गौतम बुद्ध के अवशेष, उस काल के जो वरिष्ठ भिक्खु रहे हैं, उनके अवशेष को एक पूजा स्थल में रख करके उसकी पूजा की जाती थी। कि वह पूजा इसलिए कि उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त हो और एक हमारे अंदर में भी भाव पैदा हो कि हम भी उन्हीं की तरह बन सके। स्वाभाविक है कि मनुष्य एक दूसरे से प्रेरणा लेते रहता है, वह सीखते रहता है। तो इस सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ा सके, इसको विकसित कर सके और वह सभी लोगों में भावना जा सके, इसलिए यह कार्य सम्राट अशोक ने अपने हाथों में लिया था। उनको लगता था कि ये काम होना ही चाहिए, कितना भी विरोध हो जाए, लेकिन सम्राट अशोक अपने कार्य करने के लिए वह बिल्कुल पक्के और दृढ़ संकल्पित हुआ करते थे। क्योंकि जब तक मनुष्य दृढ़ संकल्पित नहीं होता है तब तक उसके माध्यम से कुछ काम होने की संभावना नहीं होती। इसलिए तथागत का यह एक सिद्धांत, उनकी देशना, उनका ज्ञान यथार्थ रूप से उस पत्थरों पर साक्षात हकीकत के रूप में कुरेद करके वह सच्चाई बयां कर रहा है। अभी भी हम देखते रहते हैं कि वह किस तरह से वहाँ पर उस काल में जो बुद्ध की तस्वीर के साथ, यक्षिणियों के साथ, उस समय की जो सेना चलती थी, जिस समय उनका जन्म हुआ, वो जन्म के समय का एक दृश्य
महापरिनिर्वाण हुआ, तो परिनिर्वाण का दृश्य, जब वो ज्ञान दे रहे थे पंचवगी भिक्षुओं को, उस समय का दृश्य ये कोई साधारण नहीं है। उस समय की हकीकत को एक चित्रात्मक दृष्टिकोण से बताना, बयां करना, वह एक बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन फिर भी वह उसको देख करके व्यक्ति की जो याददाश्त है वो जैसे के वैसे रूप में देखते हुए वह यथार्थ दर्शन कराती है। यथार्थ दर्शन चूँकि कोई देख नहीं पाता, लेकिन वो भाव तो मन में पैदा हो जाता है, और इसलिए वो सारा का सारा जो चित्रण है उस समय का, वो हमें सांची के स्तूप पर हमें देखने के लिए मिलता है। उनकी अपनी दीवारों पर, जो कि गोल राउंड में बना हुआ है, उसके बीच में फिर आप देखेंगे कि एक स्पेस है जहाँ पर हम प्रदक्षिणा कर सकते हैं। ऊपर वाले भाग में भी जब पहली बार देखेंगे तो उसमें भी आपको देखने के मिलेगा कि प्रदक्षिणा की जा सकती है। उस काल में होता होगा कि भिक्षु लोग वहाँ पर बैठ करके वंदना करते थे, उसको रिस्पेक्ट करते थे। और अभी भी जो बौद्ध अनुयायी हैं वहाँ पर जब जाते हैं तो वो अभी भी वंदना करते, आदर करते हैं, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, भिक्षुओं के अवशेष रखे गए, तो स्वाभाविक है कि वह हमारा आदर करना यह स्वाभाविक तौर पे बनता ही है। इतने साल पुरानी जो जैसी कि वैसी चीज़ें को देखना, 1000 साल पुराना, ये कोई साधारण नहीं है, ये बड़ा काम है। और इतनी पुरानी धरोहर जो कि हजारों लाखों उनके बौद्ध अनुयायियों के कारण वो श्रद्धा का केंद्र बना, उसकी शक्ति दिनों दिन बढ़ते रहती है। हालांकि इमारत तो है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म को आगे बढ़ाने का काम जो सम्राट अशोक ने किया, और उसकी हम एक प्रतिकृति सांची के स्तूप से देखते रहते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को देशना के माध्यम से सांची के बारे में सम्राट अशोक के योगदान को बताया। आप सब लोगों ने सुना, सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, शांति आपको मिले, दीर्घायु, ऐसी मंगल कामना करते हुए बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय निकाल कर हमें आप अनुग्रहित करने आए, तथा साथ ही आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही खास जानकारी दी। जैसा कि आपको पता है कि इस समय सम्राट अशोक का बुद्ध दर्शन में योगदान विषय चल रहा है, और यह एक बहुत बड़ा विषय है। हम कल भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक साथियों, आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का समय आ चुका है, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो जिज्ञासाएं हों, प्रश्न हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं, उन्हें हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासाओं को हम तक भेजेंगे, और हमारे एक्सपर्ट भंते जी लोग या बुद्ध दर्शन में बहुत ही उच्च शिक्षित लोग आपको उसका जवाब देंगे। यह जवाब व्हाट्सएप पे भी जा सकता है, और यह जवाब ईमेल आईडी पे भी जा सकता है। तो मैं आपसे यह उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जिज्ञासाओं को हम तक पहुँचाएंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद कीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो